हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। आज हम कवर करने वाले हमारी क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स को विद इन अ वेरी फ्यू टाइम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की समरी को, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर को ऑथर है जेम्स हैरियट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये इस चैप्टर में सर्जन का रोल प्ले करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की थीम किस चीज़ के अराउंड घूमती है, इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कैसे किसी की ओवर पैम्परिंग से वो चीज़ या वो इंसान या वो जंतु बिगड़ भी सकता है। हमें पता चलेगा कैसे एक डॉग होता है ट्रिकी, जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्यार दे दिया जाता है, ओवर पैम्परिंग हो जाती है, तो कैसे उससे उसकी सिचुएशन खराब हो जाती है। अब इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मिसेस पम्परी, जो बहुत ही अमीर लेडी है। दूसरा कैरेक्टर है उनका डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, जो उनका पेट डॉग है। और तीसरा कैरेक्टर है खुद ऑथर मिस्टर हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक सर्जन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पहले ट्रिकी के बारे में जानने से। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग होता है जिसको उसकी मालिक यानी मिस्ट्रेस मिसेस पम्परी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जो ट्रिकी होता है उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना ज़्यादा कंफर्ट मिलता है कि वो ग्रीडी हो जाता है। उसको खाना बहुत पसंद होता है और एक्सरसाइज करना वो बिल्कुल भूल ही जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा फैट होता चला जाता है। और मिसेस पम्परी को ऐसा लगने लगता है कि वो फैट एंड लेजी इसलिए हो गया है क्योंकि उसको मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मिसेस पम्परी होती हैं वो अपने प्यार में आकर उसे और भी ज़्यादा खाना देने लगती हैं, और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मील्स देने लगती हैं, सो दैट वो उसको बिल्ड अप कर सके। एक दिन जब नैरेटर अपनी कार में जा रहा होता है और वो डॉग को देखता है लेडी के साथ, तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो डॉग ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था। ब्लोटेड सॉसेज का सिंपल मतलब है, ब्लोटेड का मतलब होता है सूजा हुआ। ऐसा लग रहा था वो डॉग सूजा हुआ है, उसमें स्वेलन आ गई है। ये देखकर हैरियट जो होता है, जो सर्जन होता है, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता भी है मिसेस पम्परी को कि मैंने आपको बोला था कि आप इसको बैलेंस डाइट फॉलो कराओ। जिस पर मिसेस पम्परी बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगती हैं, बट रियल रीज़न ये था कि मिसेस पम्परी इतना प्यार करती थी अपने डॉग ट्रिकी को कि वो खुद को कभी रोक ही नहीं पाती थी ये सारे अननेसेसरी कंफर्ट देने से। इन सब का रिजल्ट ये आता है कि कुछ टाइम के बाद ट्रिकी को नॉर्मल डॉग्स की तरह चलने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। वो बीमार पड़ जाता है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, वो कुछ भी खाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से मिसेस पम्परी बहुत ही अर्जेंटली मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं। मिस्टर हैरियट को ये अंदाज़ा था कि ये कॉल जल्द से जल्द आने वाली है अगर मिसेस पम्परी ने उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा। तो जैसे ही मिस्टर हैरियट को ये कॉल आता है तो मिस्टर हैरियट उनके घर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो उस डॉग ट्रिकी को अपने साथ ले जाएंगे एक सर्जरी के लिए। तो वो वहाँ पर सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्परी को कि सिर्फ एक ही तरीका है, द ओनली वे टू मेक ट्रिकी हेल्दी अगेन, कि क्या करो आप उसे मेरे साथ भेज दो, उसको हॉस्पिटलाइज कर दो एक सर्जरी के लिए। जिस पर मिसेस पम्परी थोड़ा सा बिना मन के मान जाती हैं, क्योंकि वो खुद को ट्रिकी से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ट्रिकी की भलाई के लिए वो मानती है। उसके बाद हैरियट जो होता है वो उस डॉग को अपने साथ ले जाता है। साथ ही साथ हैरियट की कार में वो सारे कंफर्ट की चीज़ें रख दी जाती हैं, जैसे कुशन, कोट एंड ऑल, जो ट्रिकी यूज़ किया करता था। लेकिन हैरियट को उन सबसे कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि हैरियट उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ उसे कंफर्ट नहीं मिलेगा। हैरियट उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर बाकी और ऑर्डिनरी डॉग्स होते हैं, बाकी और डॉग्स होते हैं, जिससे वो उन डॉग्स के साथ घुल मिल सके। अब हैरियट सबको लगेगा कि कोई सर्जरी देगा उस डॉग को, बट रियलिटी में ना तो हैरियट कोई सर्जरी देता है, ना कोई मेडिसिन देता है, ना ही फूड देता है। जितने टाइम तक हैरियट डॉग को अपने पास रखता है वो उसे सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दे रहा होता है। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होने लगता है, जो ट्रिकी था वो बाकी सभी डॉग्स जिनके साथ वो रहने लगा था उनके साथ हैंग अराउंड करने लगता है, उनके साथ इन्वॉल्व होने लगता है, मस्ती करने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है, और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है और वापस से एक हार्ड मसल डॉग बनने लगता है। जैसे डॉग होते हैं वैसा बनने लगता है। और इस तरीके से जो जेम्स हैरियट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रिकी जो डॉग था उसको ट्रीट कर देते हैं विदाउट इवन यूजिंग मेडिसिन या सर्जरी। उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हो जाता है वो क्या करते हैं, मिसेस पम्परी को कॉल करते हैं और बोलते हैं अपने ट्रिकी को ले जाओ। और मिसेस पम्परी विद इन नो टाइम वापस आती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और शुक्रिया अदा करती हैं, विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड वहाँ से जाती हैं। और वो हैरियट को बोलती हैं कि दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्योंकि उनको ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब ये सर्जरी की जीत हुई, क्योंकि उनको लगा था कि ये कोई सर्जरी हुई है जिससे जो ट्रिकी है वो वापस से ठीक हो गया। बट रियलिटी ये थी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, कोई मेडिसिन नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया था, उस डॉग को एक ऐसा माहौल दिया गया था जहाँ पर वो रिकवर कर सके, जहाँ पर वो फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सके। और यहाँ पर इस तरीके से इस चैप्टर का डी एंड हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे। पहला था ब्लोटेड। ब्लोटेड का मतलब आई टोल्ड यू स्वलन होता है, यानी सूजा हुआ। और मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब इनफ न्यूट्रिएंट्स ना मिलना। और इस तरीके से हमारे ये चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी एंड हो जाता है। होप्स आपको ये समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। द थीव स्टोरी, ये जो कहानी है इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और ये जो कहानी है ये बेस्ड है ह्यूमन इमोशंस पर, कि कैसे ह्यूमन इमोशंस की मदद से एक इंसान दूसरे इंसान को बिना कुछ कहे चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ
लव एंड सिंप्लिसिटी एंड काइंडनेस। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है अनिल का जो 25 ईयर ओल्ड स्ट्रगलिंग राइटर है, और दूसरा कैरेक्टर है हरी सिंह का। हरी सिंह कौन है, क्या है, जानेंगे हम डिटेल में चैप्टर के अंदर। बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है अनिल के साथ। अनिल 25 साल का यंग मैन है, एक राइटर है, किताबें लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है और पैसे कमाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा इंसान है, बड़े ही खुले दिल का इंसान है, खुश मिजाज इंसान है और एक बड़ा ही सिंपल इंसान है। एक बार जब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात 15 साल के बच्चे से होती है। वो बच्चा अपना नाम हरी सिंह बताता है। वो जो नाम बताता है हरी सिंह, वो एक गलत नाम होता है। ये बच्चा अपना असली नाम सबसे छुपाता है क्योंकि ये बच्चा चोर होता है और ये सबसे बचने के लिए, अपने पुलिस से बचने के लिए, अपने पुराने लोगों से बचने के लिए हमेशा अपने नाम और एड्रेस को बदलता रहता है। अब ये जो हरी सिंह होता है ये बताता है अनिल को दैट ही वांट्स टू वर्क विद हिम, जिस पर अनिल उसको बोलता है कि तुम तभी मेरे साथ काम करोगे जब तुम्हें खाना पकाना आता होगा। तो हरी सिंह यहाँ पर झूठ बोल देता है दैट यस, मुझे खाना पकाना आता है, और इस तरीके से अनिल हरी सिंह की दोस्ती होती है और ये लोग साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब हरी सिंह एक एक्सपर्ट थीफ था, एक्सपर्ट चोर था। वो उसने शुरू से ही चोरी ही की थी, उसको एक ही काम आता था और वो शुरू से ही अपने नाम लगातार बदलता रहता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो ऐसे में अनिल को ये सब चीज़ें नहीं पता थी, तो अनिल उसे लिखना पढ़ना सिखाने लगता है। अनिल उसे उसका नाम लिखना सिखाता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें आगे चलकर पूरा सब कुछ सिखा दूंगा, लिखना पढ़ना। जिसको फिर हरी सिंह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हरी सिंह को लगता है कि अभी उसे एजुकेशन नहीं थी तब वो इतना अच्छा कर रहा था, अब जब उसके पास एजुकेशन होगी, लिखना पढ़ना सीखेगा, तब तो वो और भी चीज़ें कर पाएगा। अब जो अनिल था वो भी, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी अलग अलग तरीके से पैसे कमाता था, आर्टिकल लिखकर, बुक लिखकर, और कई बार एक और तरीके से पैसे कमाता था। वो क्या करता था, किसी से पैसे लेकर किसी और को उधार देता था, उससे जो उसका कमीशन बनता था उससे पैसे कमाता था। एक दिन क्या होता है, एक शाम में अनिल क्या करता है, एक किताब को बेचकर आ रहा होता है और अपने साथ कुछ बंडल ऑफ नोट्स लाता है जिसमें वो 600 रुपीज़ होते हैं। वो अपनी मैट्रेस के नीचे रख देता है, मैट्रेस जहाँ पर वो सोता है उसके नीचे रख देता है। अब जो हरी सिंह था उसने पूरे लाइफ टाइम सिर्फ एक ही काम किया था, वो काम था चोरी करना। तो वो क्या करता है, ज़्यादा कुछ सोचे समझे डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, इन 600 रुपये को चोरी करेगा। और रात के टाइम पर जब कोई सब सो रहे होते हैं, अनिल सो रहा होता है, वो इन 600 रुपये को निकालता है और वहाँ से भागता है स्टेशन की तरफ जहाँ पर उसे ट्रेन पकड़नी होती है, एक्सप्रेस ट्रेन जो उसे लखनऊ ले जाएगी। अब जब वो स्टेशन पहुँचता है, ट्रेन उसके सामने होती है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो ट्रेन में नहीं चढ़ता है और ट्रेन में जाने से इनकार कर देता है। और वो जो उसके अंदर की आवाज़ थी, आखिर वो क्या थी, कहीं ना कहीं वो उसका प्यार था, कहीं ना कहीं वो एक काइंडनेस थी कि वो जानता था कि अनिल ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो जब वो ट्रेन निकल जाती है तो वो वापस बाजार की तरफ आने लगता है और जो बारिश होने लगती है, और उस समय जब बारिश होने लगती है तो वो कई सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे उसने एक गलती की वजह से कई सारी चीज़ें खो देगा, क्योंकि अब उसने पैसा चुरा लिया है तो अब अनिल उसे लिखाएगा पढ़ाएगा नहीं, अब उसके साथ खाने का मौका नहीं मिलेगा, उसको साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सोच कर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना चीज़ें पहले जैसी कर दी जाए। तो वो वापस से अनिल के पास जाता है और अनिल तब भी सो रहा होता है और अनिल के पास जाकर जहाँ पैसा रखा हुआ था वहीं पर वापस से अंडर द मैट्रेस पैसा रख देता है। और जब अगली सुबह होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है अनिल उसके पास खड़ा हुआ था और उसको एक 50 रुपये का नोट दे रहा था। वो नोट थोड़ा थोड़ा गीला था क्योंकि वो पिछली रात को बारिश की वजह से गीला हो चुका था। और अनिल उसको एक 50 रुपये का नोट देता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट करूँगा। और इस तरीके से कहानी एंड हो जाती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, आप कैसे किसी को ट्रीट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन सब चीज़ों की मदद से आप बुरे से बुरे इंसान को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अनिल ने अपनी सिंपलिसिटी एंड अपने काइंड हार्टेड दिल के साथ क्या कर दिया था, हरी सिंह जैसे चोर को भी चेंज कर दिया था। उस चोर को चेंज कर दिया था जिसको सिर्फ चोरी करना आता था, लेकिन फिर भी उस चोर ने अनिल के साथ चोरी नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हरी सिंह को भी पता था कि अनिल बहुत ही प्यारा इंसान था, बहुत ही सिंपल इंसान था और एक ऐसा इंसान था जो सबकी मदद करता है और वो एक ऐसे इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहता था। और इस तरीके से पूरी थीप स्टोरी एंड हो जाती है। हमें लगा था एक चोर की कहानी होगी, कुछ चोरी वोरी होगी, लेकिन चोरी तो हुई, लेकिन एंड में वो चोरी जो थी वो वापस से ठीक हो गई और हरी सिंह कहीं ना कहीं एंड आते आते बदल भी गया। एंड दिस इज हाउ ये चैप्टर एंड होता है। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। मूव ऑन करते हैं हमारी थर्ड स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर पे, जिसके ऑथर है रॉबर्ट आर्थर। ये जो स्टोरी है इसकी थीम बेसिकली अराउंड करती है और ये बताती है कि कैसे जो विजडम है, जो समझदारी है, वो दुनिया का मोस्ट पावरफुल वेपन है। साथ ही साथ हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हमें किसी के अपीयरेंस से उसको जज नहीं करना चाहिए। इस कहानी के अंदर 4 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। पहला कैरेक्टर है ऑसेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, दूसरा कैरेक्टर है मैक्स जो अगेन एक सीक्रेट एजेंट है, तीसरा कैरेक्टर है फाउलर जो एक रिपोर्टर है, एंड फोर्थ कैरेक्टर है हेनरी जिसका एक बड़ा ही छोटा सा रोल है वेटर का। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत में हम ऑसेबल के बारे में जानते हैं। ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट होता है और जनरली हम सीक्रेट एजेंट के बारे में इमेजिनेशंस करते हैं तो हम सोचते हैं एक टॉल डैशिंग इंसान होगा, फिट एंड फाट इंसान होगा,
बट रियलिटी क्या थी, ऑसिबल ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑसिबल एक फैट और लेजी इंसान था। वो एक फ्रेंच होटल में रुका हुआ था, इसके 6th फ्लोर पे उसका एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। अब जो फॉलर जो था वो एक राइटर था, रोमांटिसिज्म का राइटर था। वो उससे मिलने आता है और जब वो उससे मिलता है तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड फील करता है, क्योंकि वो भी अपने साथ कई सारी इमेजिनेशंस लेकर आया था कि जो पॉसिबल होगा वो ऐसा दिखने में होगा, वैसा होगा। लेकिन जब उसे देखता है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील करता है। और जब ऑसिबल और फॉलर दोनों अपने रूम के अंदर एंटर करते हैं और लाइट्स को स्विच ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रूम में ऑलरेडी एक इंसान पहले से है जो अपने हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा हुआ था। तो वो इंसान कौन था? वो इंसान जो पिस्टल लेकर ऑलरेडी उनके कमरे में एंटर कर चुका था और खड़ा हुआ था, वो इंसान का नाम था मैक्स, जो अगेन एक सीक्रेट एजेंट था। अब जो मैक्स था वो बोलता है कि वो इस रूम में इसलिए आया है क्योंकि वो ऑसिबल से उस रिपोर्ट को लेना चाहता है जो कुछ ही टाइम के अंदर ऑसिबल को मिलने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, लेकिन जो ऑसिबल है वो काम एंड कंपोज्ड बना रहता है और उस टाइम पर भी वो कोई अलग ही बात करने लगता है। वो बोलता है, अरे यार ये होटल मैनेजमेंट कैसा है, मैंने इनको बोला भी था ये जो विंडो है हमारे कमरे की इसको बंद करवा दो, क्योंकि विंडो के नीचे बालकनी है जहाँ से कब पहले भी एक कोई इंसान एंटर कर गया था, हो सकता है फिर से कोई एंटर कर जाए। तो अब समझ नहीं आता कि उसने ये बात क्यों बोली, लेकिन उसने ये बात बोली। और ये बात क्यों बोली ये चीज़ आपको चैप्टर के एंड में समझ आएगी। तो बेसिकली वो उसके दिमाग में डाल देता है कि इस विंडो के नीचे बालकनी है और इस बालकनी से भी क्या कमरे में आया जा सकता है। जिस पर मैक्स बोलता है, काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं इस बालकनी से ही आ जाता, मैं डोर से मास्टर की लगाकर नहीं आता। तो अभी भी ये पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है और रिपोर्ट आने में आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम रहता है। तो ऐसे में सडन नॉकिंग सुनाई देती है, डोर पर डोर बजता है। तो ऑसिबल अपना दिमाग लगा कर बोलता है, अरे ये तो पक्का पुलिस वाले होंगे, मैंने पुलिस वालों को बुलाया था कि वही लोग आएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ उस रिपोर्ट को लेकर। पुलिस का नाम सुनकर जो मैक्स होता है वो नर्वस हो जाता है, उसको लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, इसके बाद उसको सज़ा भी हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो भाग जाएगा। अब उसके दिमाग में भागने का एक ही तरीका था, वो था विंडो से। और ऑसिबल ने उसको बोला था कि विंडो के नीचे क्या है, एक बालकनी है। तो उसको लगता है कि वो विंडो से कूदेगा, बालकनी में जाएगा और बालकनी से थोड़ी टाइम के बाद जैसी पुलिस चली जाएगी वो वापस आ जाएगा। तो वो बिना कुछ देखे अपनी गन होल्ड किए सीधा विंडो से कूद जाता है। और जैसे वो विंडो से कूदता है उसको रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी, ये कैलकुलेटेड प्री प्लान्ड झूठ था जो ऑसिबल ने उसको बोला था। और वो गिर जाता है 6th फ्लोर से और वो मारा जाता है। उसके बाद डोर ओपन होता है और डोर पे कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक वेटर होता है जिसका नाम होता है हेनरी, जो अपने साथ एक ट्रे लेकर आया होता है, एक वाइन की बॉटल और 2 ग्लास लेकर आया होता है। जब ये सब हो रहा होता है जो फॉलर था उसको लगता है कि कुछ ही टाइम के बाद जो मैक्स है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि विंडो के नीचे बालकनी असल में है ही नहीं। तो वो ये अपना जो डर है वो ऑसिबल के साथ शेयर करता है, जिस पर ऑसिबल उसे बोलता है कि मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब वो कभी वापस लौट पाएगा ही नहीं। और ये सब देखकर जो फॉलर होता है वो सडनली बहुत इंप्रेस हो जाता है। जो वही फॉलर जो पहले डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था ऑसिबल को देखकर कि इसका कैसा अपीयरेंस है, अब वो सडनली ऑसिबल को देखकर इंप्रेस हो जाता है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी क्लेवरनेस से इंप्रेस हो जाता है। और इस तरीके से ये जो कहानी का प्लॉट है एंड होता है। तो इस कहानी से हमें मिली 2 ही चीज़ें सीखने को मिली। पहली चीज़ तो अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना है, एंड दूसरी चीज़ विजडम इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एंड दिस इज़ हाउ ये कहानी एंड होती है। एंड अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी पर, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनन। बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी से हमें पता चलेगा कि जब तक हम किसी इंसान को जान ना ले हमें उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भले ही वो इंसान कितना भी गुड लुकिंग हो, भले ही वो इंसान कुछ भी कहे, जब तक हम उस इंसान को पूरी डिटेल वे में फिगर आउट ना कर लें हमें उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस कहानी में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है हॉरेस डेनबी का, जो 50 साल का इंसान है, रिस्पेक्टेबल इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन ऑनेस्ट यानी ईमानदार इंसान नहीं है। अब जो हॉरेस डेनबी है उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना पसंद है। अब रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना पसंद है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो हम जानेंगे कैसे वो ये पूरा पैसा कमाता है। उसका जो असली प्रोफेशन है वो है ताले बनाना, लॉक्स बनाना विद द हेल्प ऑफ 2 हेल्पर्स। और पहले भी वो जेल में रह चुका है, प्रिजन में रह चुका है, जहाँ पर वो प्रिजन लाइब्रेरी में रहा करता था। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है, हॉरेस डेनबी जो होता है वो 50 साल का इंसान होता है, अनमैरिड है और गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन है सोसाइटी के अंदर, जो लॉक्स बनाता है अपने 2 हेल्पर्स के साथ। वो एक ईमानदार इंसान नहीं है, वो एक ऑनेस्ट इंसान नहीं है। उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद होती हैं। वो इतना ज़्यादा उनको पढ़ना पसंद करता है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को कि वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और वही वो करता है। उन रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए वो हर साल क्या करता है, रॉबरी करता है। हर साल में एक बार एक बड़ी रॉबरी करता है, एक बड़ी चोरी करता है और उससे जो पैसा मिलता है उसकी मदद से वो उन एक्सपेंसिव बुक्स को एक सीक्रेट एजेंट के थ्रू खरीदता है। इस टाइम उसने रॉबरी के लिए अपना टारगेट चुना था शॉर्टओवर ग्रांज को। उसने शॉर्टओवर ग्रांज को बहुत ही डिटेल मैनर में 2 हफ्ते तक पढ़ा था, इतना डिटेल मैनर में कि उसे सब पता था कि कीज़ कहाँ रखी होंगी, हर चीज़ कहाँ पर क्या होगी। तो जब उसको मौका मिला एक दिन
जब फैमिली जो थी उस शॉर्टोवर ग्रांज में रहने वाली वो लंदन गई हुई थी, और जो सर्वेंट्स थे जो उसको लुक आफ्टर करते थे उस घर को, वो मूवी थिएटर गए हुए थे। और जब उसको मौका मिला घर खाली देखकर वो घर में एंटर कर गया फ्रॉम द गार्डन वॉल। जैसे ही वो घर में एंटर किया उसे पता था की कहाँ पर है, तो वो किचन डोर हुक से उसने की ली और उसने अपने ग्लव्स पहने, क्योंकि उसे पता था उसे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ने, क्योंकि वो ये चोरी पहली बार तो नहीं कर रहा था, इसके पहले भी वो कई सारी चोरियों को अंजाम दे चुका था। तो उसने कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो अंदर गया तो वहाँ पर एक छोटा सा डॉग था जो किचन में पड़ा हुआ था, जिसने कोशिश की थोड़ी आवाज़ करने की, लेकिन उसे पता था, यानी हैरिस डेनबी को पता था कैसे डॉग्स को शांत किया जाता है। तो उसने बड़ी पोलाइटली से ऑल राइट शैरी बोलकर आराम से उस डॉग को शांत कर दिया। सबसे पहली चीज़ उसने जो अलार्म्स के वायर्स थे उनको कट कर दिया, और फिर अपने टूल्स को निकाला ताकि वो क्या कर दे, उस सेफ को ओपन कर सके जहाँ से उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। अब बेसिकली उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसको एक बीमारी थी, वो बीमारी थी हे फीवर की। हे फीवर बीमारी में क्या होता है, जब कोई स्मेल आपको आती है तो आपको उससे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसकी वजह से स्पेशली फ्लावर की स्मेल, जिसकी वजह से बार बार स्नीजिंग यानी छींके आने लगती हैं, इरिटेशन होने लगती है। तो जब वो ये सब काम कर रहा था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर पॉट रखा हुआ था, जिसकी जो सेंट थी, जिसकी जो खुशबू थी, उससे उसको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी और उसको बार बार छींके आने लगी, स्नीजिंग होने लगी। और इससे डिस्टर्ब ना हो इसके लिए उसने क्या किया, अपना रुमाल निकाला और अपने माउथ को कवर कर लिया, अपने फेस को कवर कर लिया। जब वो ऐसे लगातार छींक रहा था तो उसे एक यंग लेडी की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछा। एंड वो आवाज़ इतनी पोलाइट एंड इतनी काइंड थी कि उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया दैट यस आई हैव हे फीवर। अब वो जो यंग लेडी थी जो अंदर एंटर की, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो कौन है, वो शॉर्टोवर ग्रांज के ओनर की वाइफ है। और क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, डैनबी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसको बिलीव करने के अलावा, तो उसने ये मान भी लिया कि यही जो यंग लेडी है वो क्या है, उस ओनर की वाइफ है। और उस ओनर की वाइफ ने उसको ये बोला कि वो सडनली इसलिए आई है क्योंकि उसको ज्वेलरीज चाहिए हैं जो वो आज रात पार्टी में पहनेगी। अब जो डैनबी है उसको लगता है ऐसे तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो यंग लेडी पुलिस को बुला लेगी और इसके बाद वो पकड़ा जाएगा। और डैनबी को जेल जाने से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो एक बार जेल रहकर आ चुका था। तो वो उसके आगे माफिया मांगने लगा, मिन्नतें करने लगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कभी रॉबरी नहीं करूँगा। इस पर जो लेडी होती है वो क्या करती है, एक डील पेश करती है। वो बोलती है ठीक है आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और डैनबी जो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक काम क्या, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो जो यंग लेडी होती है वो बोलती है कि देखो मैं अपने लॉक का जो पासवर्ड है ना वो भूल गई हूँ, नंबर है भूल गई हूँ, तो तुम एक काम करो मेरे लिए लॉक को तोड़ दो, सो दैट मैं अपनी ज्वेलरीज ले सकूँ एंड फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब जो डैनबी होता है वो हंसी खुशी क्या करता है, उसे लगता है वो बच चुका है, तो वो बिना ग्लव्स की मदद से क्या कर देता है, लॉक को खोल देता है, यानी लॉक पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, हर जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। वो लॉक को तोड़ता है क्योंकि उसका लॉक का काम था। उसके बाद वो ज्वेलरीज उस लेडी को देता है और वो लेडी उन ज्वेलरीज को लेकर चली जाती है। उसके बाद डेनवी भी वहाँ से चला जाता है और डेनवी को लगता है कि वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से बच कर आया है। 2 दिन तक जो हॉरिस डेनवी होता है वो अपना प्रॉमिस रखता है, क्योंकि उसने बोला था कि वो चोरी नहीं करेगा, तो 2 दिन तक वो कहता है कि बिल्कुल चोरी नहीं करूँगा। लेकिन तीसरे दिन वो खुद को रोक नहीं पाता चोरी करने से। तो जब तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि अब वो चोरी करने जाएगा, तो उसके चोरी करने से पहले, इसके पहले कि वो अपने नए प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता, जो पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कौन से केस में, शॉर्टोवर ग्रांज पे जो चोरी हुई है उस केस में। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि उसने तो शॉर्टोवर ग्रांज पे कोई चोरी की ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस शॉर्टोवर ग्रांज पर जहाँ पर वो चोरी हुई थी, हर जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। अब उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था, ये पूरा इंसिडेंट वो पुलिस ऑफिशियल्स को बताता है और बताता है कैसे जो ओनर की वाइफ थी उसने उसको बोला था ये सब करने को। लेकिन ये स्टोरी सुनकर पुलिस ऑफिशियल्स डिनाई कर देते हैं। इवन जो ओनर की वाइफ थी उसे पता चलता है वो कभी यंग थी नहीं, वो तो 62 ईयर्स ओल्ड थी। तो उसको समझ में आता था कि जो लड़की उसे मिली थी वो ओनर की वाइफ नहीं थी, वो भी एक और चोर ही थी जिसने इसको उल्लू बनाया, जिसने इसके साथ खेला कर दिया। ठीक है, तो डैनबी की स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं करता है, सब कहता है ये खेल खेल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चोर था तो कोई इस पर बिलीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जेल भेज दिया जाता है। जब वो जेल जाता है तो उसको लाइब्रेरियन असिस्टेंट बना दिया जाता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। और फिर जब वो अपना असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है तो उसके बाद कई बार जब वो खाली बैठता है तो ये सोचता है कि कैसे एक चार्मिंग यंग गुड लुकिंग लेडी जो उसी के सेम प्रोफेशन में थी, उसने कैसे उसे ट्रिक कर दिया था। और अब उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दैट इज़ द थॉट ऑफ ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर अमंग थीव्स का सिंपल मतलब है, हम बोलते हैं ना चोर भी एक घर छोड़कर चोरी करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, एक चोर ने तो दूसरे चोर को क्या कर दिया, एक चोर ने दूसरे चोर के साथ खेला कर दिया, पागल बना दिया। तो अब इसे बिल्कुल भी ये थॉट पसंद नहीं आता ऑफ ऑनर अमंग थीव्स कि एक चोर दूसरे चोर के साथ ही जब ऐसा कर सकता है, यानी हम थीव्स के बीच में कोई भी ऑनर नहीं है। तो इस कहानी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे जो
एक चोर जो होता है वो दूसरे चोर के साथ खेला कर देता है, उस चोर को पागल बना देता है। तो इस कहानी से हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो चाहे आप चोर हो चाहे आप कोई भी हो, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बिना उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जाने। एंड दिस इज हाउ ये कहानी का एंड होता है। एंड आई होप सो आपको इस कहानी की समरी को प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीड, इस चैप्टर के ऑथर हैं H.G. वेल्स। तो इस चैप्टर से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलने वाली है कि भले ही आप कितनी भी नॉलेजेबल हो, भले ही आपके अंदर कितनी भी अच्छी आर्ट हो, लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी वजह से गलत सिचुएशन में ही फंसेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ जिसका नाम था ग्रिफिन, जो एक ऐसा ड्रग डेवलप करता है जिस ड्रग की मदद से इंसान इनविजिबल हो जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान उस ड्रग को लेता है वो इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और कोई भी उसे नहीं देख सकता। बिल्कुल वैसे ही आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी कि वो जैसे ही घड़ी का बटन दबाता था कोई भी फिर उसको नहीं देख सकता था। उसी तरीके से ग्रिफिन ने एक ड्रग बनाया था। अब ग्रिफिन क्या करता है, इस ड्रग को लेता है और खुद को ट्रांसपेरेंट कर लेता है और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट होता है उसका पैर मड में पड़ जाता है, यानी कीचड़ में पड़ जाता है, जिसकी बात से वो जितने कदम आगे चलता है उतने कदम उसके क्या बन जाते हैं, फुटप्रिंट्स बनते हुए चले जाते हैं, कीचड़ से बने फुटप्रिंट्स। अब वहाँ पर 2 यंग लड़के आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ तो कोई इंसान नहीं है क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल था, तो ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आए। तो वो जो 2 यंग लड़के होते हैं ये क्या करते हैं, इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगते हैं, वहाँ तक फॉलो करते हैं जहाँ तक वो फुटप्रिंट्स बने हुए थे। अब जो ग्रिफिन था वो एक अमेजिंग साइंटिस्ट था, उसमें कोई भी डाउट नहीं था, लेकिन एक लॉलेस इंसान था जिसको रूल तोड़ना पसंद था और इसीलिए उसका जो लैंडलॉर्ड था वो भी उसे पसंद नहीं करता था और उसने उसको उसके घर से बाहर भी निकाल दिया था। इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया था, लैंडलॉर्ड के घर में जाकर उसके घर में आग लगा दी थी और उसके बाद वो उस घर से भाग गया था। ऑब्वियसली वो इनविजिबल था, कोई इसे देख नहीं सकता था, तो अब वो क्या करता था, नेकेडली ही क्या करता था, बिना कपड़े पहने ही पूरे लंदन की स्ट्रीट्स में घूमता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे एहसास हुआ कि सर्दी का मौसम है, अब ऐसे में उसे ठंड लगना शुरू हो गई थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ क्लोथ्स लेगा। कुछ क्लोथ्स के लिए वो क्या करता है, एक शॉपिंग सेंटर में इवनिंग के टाइम पर एंटर कर जाता है, जब वो शॉपिंग सेंटर क्लोज हो रहा होता है। वहाँ पर जाकर वो कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स लेता है, कोल्ड मीट खाता है और रात में वहीं पर सो भी जाता है। मॉर्निंग में जब 2 अटेंडेंट्स आते हैं और देखते हैं मिस्टर ग्रिफिन को कि मिस्टर ग्रिफिन वहाँ पर सो रहे हैं, और वो देखते हैं कैसे मिस्टर ग्रिफिन वहाँ पर एंटर किए, क्योंकि अब मिस्टर ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए थे और जब वो कपड़े पहन लेते थे तो वो लोगों को दिखने लगते थे। तो वो देखते हैं मिस्टर ग्रिफिन को, तो मिस्टर ग्रिफिन अगेन जो होते हैं टेंशन में आ जाते हैं और अगेन भागना शुरू कर देते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और जैसे ही कपड़े उतारते हैं वो अगेन इनविजिबल हो जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, एक शॉपकीपर को लूटेंगे, एक थिएटर कंपनी के शॉपकीपर को लूटेंगे, वहाँ से नए नए कपड़े लेंगे, अजीब अजीब कपड़े लेंगे और पैसा कमा लेंगे और उसके बाद वो एक विलेज में चले जाएंगे जहाँ पर वो आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता सके, क्योंकि लंदन की स्ट्रीट्स में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक थिएटर कंपनी के शॉपकीपर को लूटते हैं, वहाँ से कुछ बहुत ही वियर्ड चीज़ें जैसे कि एक फॉल्स नोज, डार्क ग्लासेस, एक बहुत बड़ी टोपी, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं पहनने के लिए और डिसाइड करते हैं कि वो विलेज जाएंगे। तो वो ट्रेन को कैच करते हैं और एक विलेज में जाते हैं। उस विलेज में जाकर वो क्या करते हैं, 2 रूम्स बुक करते हैं। अब जो विलेज के लोग थे वो बहुत ही शॉक्ड थे कि भाई ऐसा क्या है भाई इस विलेज में कि लंदन से इंसान इस विलेज में आ रहा है, वो भी विंटर के टाइम पर। तो विलेज के लोग बहुत शॉक थे, ऊपर से जो इनका अपीयरेंस था वो भी बड़ा ही अजीब सा अपीयरेंस था। तो विलेज के जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो ग्रिफिन से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रिफिन किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जो होटल की जो वाइफ, होटल के ओनर की जो वाइफ होती है मिसेस हॉल, वो कोशिश करती हैं कि वो इसके साथ फ्रेंडली हो जाए, लेकिन ग्रिफिन किसी से भी बात करने से मना कर देता है और बहुत ही एरोगेंट बना हुआ होता है, एरोगेंट बना रहता है। उसके बाद एक टाइम के बाद उसका जो पैसा है वो खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अगेन टेंशन में आ जाता है और डिसाइड कर देता है कि वो फिर से चोरी करेगा। अब उसका जो वियर्ड अपीयरेंस था, उसका जो एक वियर्ड तरीका था, वो शुरुआत से लोगों को खटक रहा था, शुरुआत से लोगों को उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो होटल के ओनर होते हैं और उसकी जो वाइफ होती है मिसेस हॉल, वो डिसाइड करते हैं कि वो इसके रूम को चेक करेंगे और जैसे वो लोग इसके रूम में एंटर करने चेक करने जाते हैं और चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर एक फर्नीचर से अटैक करने लगते हैं। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि फर्नीचर अपने आप उठकर घल रहा है, क्योंकि वो तो इनविजिबल थे मिस्टर ग्रिफिन, तो वो क्या करते हैं इनके ऊपर फर्नीचर फेंक कर मारने लगते हैं और इन लोगों को लगता है कि फर्नीचर अपने आप ऊपर उठकर इन पर क्या कर रहा है, इन पर लग रहा है। तो इसकी वजह से इनको डर लगता है और ये कहते हैं कि इस कमरे में स्पिरिट्स का साया है, आत्मा का साया है। तो ये सब सिचुएशन ले जाकर ये लोग जो होते हैं होटल के ओनर, उसकी वाइफ, पुलिस को बताते हैं। जो पुलिस होती है सबसे पहले किसको सस्पेक्ट करती है, किस पर डाउट करती है, मिस्टर ग्रिफिन को डाउट करती है, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद से ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई हैं। तो जो विलेज कांस्टेबल होता है जाफर, वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, मिस्टर ग्रिफिन को अरेस्ट करेगा। मिस्टर ग्रिफिन को पता चल जाता है कि जाफर जो है उनको अरेस्ट करने आ रहा होता है। तो इस टाइम के अंदर मिसेस हॉल ग्रिफिन से पूछती है, देखो तुम अभी भी बता दो आखिर तुमने ऐसा क्या किया है, अपनी जो भी तुम्हारी सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करो, आखिर तुमने उस कमरे में ऐसा क्या किया है, क्या तुम्हारे साथ हुआ है। ये सब सुनकर
मिस्टर ग्रिफिन अपना आपा खो देते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, अपनी पुरानी तरकीब अपनाते हैं, अपने सारे कपड़े उतारते हैं। जो जाफ़र वहाँ पर खड़ा होता है उसको इनविजिबल होकर उसको नॉक कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वहाँ से भाग निकलते हैं। और इस तरीके से वो स्टोरी आगे कंटिन्यू बनी रहती है। और इस तरीके से हमने देखा कैसे मिस्टर ग्रिफिन ने, जो कि इतने अच्छे साइंटिस्ट थे, इतने अमेजिंग साइंटिस्ट थे, इतने अच्छे नॉलेजेबल थे, उन्होंने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। एंड दिस इज़ हाउ ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके ऑथर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन और बेसिकली ये बायोग्राफिकल स्केच है रिचर्ड एबराइट के बारे में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे वो एक प्रॉपर साइंटिस्ट बने। चैप्टर का नेम ही सजेस्ट करता है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट कैसे बनता है। इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कैसे जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान की लाइफ में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कैसे विद प्रॉपर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो रिचर्ड एबराइट थे उनका सिर्फ 22 की एज पर ही पहला एक आर्टिकल पब्लिश हो गया था एक साइंस जर्नल में, जो एक बहुत बड़ी बात थी, जिसमें उन्होंने बताया था उस आर्टिकल में कि सेल कैसे वर्क करते हैं। तो हम इस पूरी चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सिर्फ 22 की एज पर वो इतना डिजर्विंग बन गए, इतना कैपेबल बन गए कि वो अपना एक आर्टिकल पब्लिश करा पाए, और कैसी उनकी अपब्रिंगिंग रही थी। ये बेसिकली पेनिसिल्वेनिया में ग्रो किया था, इनका बचपन वहीं पर बीता था। जो रिचर्ड थे वो एक सिंगल चाइल्ड थे, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो उन्होंने नेचर को ही अपना दोस्त बना लिया था और नेचर की चीज़ों को ये कलेक्ट करके अपना दिन बिताया करते थे। ये बेसिकली रॉक्स को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स को, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, रातों रात स्टार्स को देखते रहते थे। बटरफ्लाइज कलेक्ट करना इनकी हॉबी बन गई थी। इन्होंने अपने फादर को लॉस्ट कर दिया था बहुत यंग एज पर, जिसके बाद से इनकी मम्मी ने इनका ख्याल रखा था और वही उनकी बहुत अच्छी दोस्त बनी थी। इनकी जो मम्मा थी उन्होंने इनको एक गिफ्ट दी थी, जिस गिफ्ट का नाम था, एक बुक दिया गया था उस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। इस बुक में बताया गया था कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस बुक के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, इनके अंदर जानने की इच्छा जाग गई कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे जो बटरफ्लाई माइग्रेट कर जाती हैं। और साथ ही साथ इसी बुक की वजह से ये डॉक्टर साइंटिस्ट उर्कू हर्ट के कॉन्टेक्ट में भी आए थे। जब ये 7th क्लास में थे तो इन्होंने पहली बार काउंटी साइंस फेयर में कॉम्पीट किया था, और जहाँ पर इन्होंने फ्रॉग स्लाइड्स को दिखाया था। भले ही वो ये कॉम्पिटिशन हार गए थे, लेकिन इस हार ने उनको डिमोटिवेट नहीं किया था, उल्टा मोटिवेट किया था कि इनको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर उर्कू हर्ट से कुछ सजेशंस भी लिए थे कि इनको आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया और कई सारे अवार्ड जीते काउंटी साइंस फेयर, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। आगे चलकर इन्होंने विसरॉय बटरफ्लाइज पर वर्क किया, जिसके लिए इनको फर्स्ट पोजीशन अवार्ड भी मिला। रिचर्ड ने उसी दौरान एक और चीज़ डिस्कवरी की कि जो बटरफ्लाइज होती है इनको अपनी ग्रोथ के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो रिचर्ड ने एक डिस्कवरी की थी कि एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती है उनको ग्रोथ करने के लिए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे बटरफ्लाइज में भी होते हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर जो मोनार्क प्यूपा होता है, जो एक बटरफ्लाई का ही काइंड है, वो उस पर इतने सारे स्पॉट्स क्यों होते हैं, क्या रीजंस होते हैं इन स्पॉट्स होने के पीछे। तो इसके लिए उनके और उनके एक दोस्त ने क्या किया था, एक डिवाइस को बनाया था, एक मशीन टाइप बनाई थी, जिससे वो ये प्रूव करने वाले थे कि ये जो स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा या मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर, ये होते हैं उस हार्मोन की वजह से जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए उनको काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज भी मिला था और वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंटर कर गए थे। उन्होंने उसके बाद अपना काम जारी रखा, वो आर्मी लेबोरेटरी में उन्होंने अपना काम जारी रखा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी उन्होंने अपना सेम वर्क को कंटिन्यू किया। उसके बाद जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो अपने फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा और वो यही सब जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे उससे कोल्ड स्पॉट्स आ जाते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर। इससे क्या हुआ, जब वो ये सब काम कर रहे थे उनको एक नया परसेप्शन मिला सेल्स के बारे में और उसके बाद से वो सडनली उनका जो ध्यान था वो सेल लाइफ के ऊपर शिफ्ट हो गया और वो क्या करने लगे, सेल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे और ये देखने लगे कैसे जो डीएनए है और सेल लाइफ है वो कैसे आपस में रिलेटेड है। उसके बाद उनके और उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर वोंग ने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने पूरी सेल लाइफ को, डीएनए के बारे में, इन सब की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरी की मदद से क्या किया जा सकता था, कई प्रकार के कैंसर को होने से और कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता था। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया विद हाईएस्ट ऑनर्स। 1516 क्लास में वो सेकंड पोजीशन पर थे। अब जो रिचर्ड एबराइट थे वो ऐसा नहीं था सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट थे, वो एक ऑलराउंडर हुआ करते थे। वो एक चैंपियन डिबेटर थे, एक पब्लिक स्पीकर थे, एक अच्छे फोटोग्राफर थे, एक आउटडोर इंसान थे। उनके टीचर्स हमेशा उनकी तारीफ करते थे और बोलते थे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और हमेशा हार्ड वर्क करने को तैयार रहता है। रिचर्ड के अंदर सारी क्वालिटीज़ थी जो इनको एक ट्रू साइंटिस्ट बनाया करती थी और ये कहानी थी रिचर्ड एबराइट की। बेसिकली ये जो चैप्टर था एक बायोग्राफी थी जहाँ पर हमने रिचर्ड एबराइट के बारे में जाना, कैसे उन्होंने शुरुआत से धीरे धीरे इतना हार्ड वर्क किया और एट द एंड वो एक स्टेज पर पहुँच गए कि सिर्फ 22 की एज पर ही उनका एक आर्टिकल पब्लिश हो गया था साइंस जर्नल में जो बताता था कि सेल लाइफ कैसे वर्क करती है। आई होप सो ये चैप्टर भी आपको क्लियर होता है।
मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द नेकलेस, और इसके ऑथर हैं गाय डी मॉपसेंट। आज इस कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि हमें हमारी लाइफ में को कैसे जीना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें ऊपर वाले ने दिया है हमारी लाइफ में, उसके साथ हमें सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, और किसी और के पास क्या है इस चीज़ को लेकर हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए, और ना ही उससे जलन होनी चाहिए, और ना ही वो पाने की इच्छा रखनी चाहिए। हमें हमारी लाइफ के साथ ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो पाने की कोशिश करेंगे जो किसी और के पास है, तो हम सिर्फ हमारी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते चले जाएंगे। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं माटिल्डा का। माटिल्डा जो है वो एक क्लर्क की वाइफ है, और क्या है माटिल्डा वो हम जानेंगे आगे चैप्टर में चलते हुए। जो फॉरेस्टियर हैं ये माटिल्डा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये बड़ी अमीर हैं, ये और माटिल्डा साथ में पढ़ा करती थी। जो माटिल्डा है वो एक प्रेटी यंग लेडी है जो एक क्लैरिकल फैमिली में बॉर्न हुई थी, यानी उनकी फैमिली में ज़्यादा लोग क्लर्क्स ही हुआ करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, और वो हमेशा से ही चाहती थी कि वो एक लग्जरियस लेविश लाइफस्टाइल को जिए, उसके एक अमीर घराने में शादी हो। बट क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दहेज नहीं था, डाउरी नहीं थी देने के लिए, तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा था, एक क्लर्क से ही शादी करनी पड़ी थी। वो क्लर्क जो ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्क किया करता था। माटिल्डा सिंपल थी लेकिन बहुत ही अनहैप्पी थी, क्योंकि वो हमेशा अपने दिमाग में लग्जरियस चीज़ों के बारे में, लेविश लाइफस्टाइल के बारे में सोचती थी, और दिमाग में वो कल्पना करती रहती थी कि एक दिन उसे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो पॉवर्टी से सफ़र कर रही थी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या करती थी, बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड रहा करती थी, नाखुश हुआ करती थी। एक शाम में क्या होता है, उसके जो हस्बैंड होते हैं वो घर आते हैं और अपने साथ एक इनविटेशन लाते हैं। वो इनविटेशन था एक बहुत बड़ी पार्टी का जो मिनिस्टर के घर पे होने वाली थी। उसके हस्बैंड को लगता है ये देखकर जो माटिल्डा है वो हैप्पी फील करेगी, बट जो माटिल्डा है वो डिसअपॉइंटेड फील करती है और गुस्से में उस इनविटेशन को फेंक देती है। तो जब इस पर रीज़न पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ओकेशन के लिए, इतनी बड़ी इवेंट के लिए कोई भी प्रॉपर ड्रेस नहीं है, कोई भी प्रॉपर ज्वेलरी नहीं है। जिसको लेकर वो अपने हस्बैंड से बात करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, और वो फाइनली अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है कि वो उनका हस्बैंड क्या करेगा, उसको एक ब्यूटीफुल ड्रेस दिलाएगा फॉर 400 फ्रांस। 400 फ्रांस उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, ये उनकी वो सेविंग्स थी जो उसने बचा कर रखी थी उसके हस्बैंड ने। लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो उन सेविंग्स की मदद से क्या करेगा, उसके लिए एक बड़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेगा। जब उसके पास ड्रेस आ जाती है तो एक नई प्रॉब्लम आती है कि अब उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, तो वो वापस से टेंशन में आ जाती है, जिस पर उसका हस्बैंड एडवाइस करता है कि क्यों ना वो ज्वेलरीज को अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से ले ले, क्योंकि वो तो अमीर है, उसके पास तो बहुत ज्वेलरीज होंगी। तो वो जाती है फॉरेस्टियर के पास, उससे ज्वेलरीज लेती है और उससे एक बहुत ही अच्छा डायमंड का नेकलेस ले लेती है। उसके बाद पार्टी का दिन आ जाता है। उसमें जो माटिल्डा होती है पहले से वो बहुत प्रेटी थी, और इतनी तैयार होने के बाद वो सबसे सुंदर लगती है। जितने भी लोग होते हैं पार्टी में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है और बहुत ज़्यादा डांस करती है और बहुत अच्छा फील कर लेती है। उसके बाद जब वो पार्टी से वापस आती है और खुद को शीशे के सामने देखने के लिए रुकती है, तो वो देखती है और सडनली कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ उसने क्या देखा, जैसे ही वो देखती है शीशे में, तो वो एक पाती है कि अब उसके गले में वो हार नहीं था, वो जो नेकलेस था वो नहीं था, और सडनली वो रोने लगती है क्योंकि वो गले में उसके नेकलेस नहीं था। वो नेकलेस को हर जगह ढूंढती है। सबसे पहले वो अपनी ड्रेस के अंदर ढूंढती है कि कहीं ड्रेस के अंदर तो नहीं फंस गया उसके अंदर। उसके बाद वो अपनी पॉकेट्स में देखती है, उसके बाद वो उस कैब में देखती है जिससे वो आई थी। सब जगह ढूंढने के बाद फिर जो अपने हस्बैंड को बोलती है, और हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर में, और बोलते हैं कि जिसे भी वो नेकलेस मिलेगा वो उनको एक रिवॉर्ड देंगे। अब जो माटिल्डा होती है वो फॉरेस्टर को बोल देती है कि तुम्हारे नेकलेस का कुछ टूट गया है, जिसके लिए मैंने रिपेयर के लिए उसको दिया है, तो कुछ टाइम लगेगा। इससे जो माटिल्डा है उसको कुछ टाइम भी मिल जाता है नेकलेस को ढूंढने के लिए। उसके बाद जब बहुत टाइम तक नेकलेस ढूंढा जाता है लेकिन एक हफ्ते तक नहीं मिलता है, तो उसके बाद मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता है, माटिल्डा को फॉरेस्टियर का नेकलेस वापस करने के लिए एग्जैक्टली वैसा ही नेकलेस लाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है 36,000 फ्रांस। अब 18,000 फ्रांस तो क्लर्क के पास अवेलेबल थे, यानी माटिल्डा के पास अवेलेबल थे, लेकिन बाकी 18,000 अवेलेबल कराने के लिए उनको दूसरों से लोन लेना पड़ता है। अब एक ऐसे मिडिल क्लास इंसान को जिसकी टोटल सेविंग ही 18,000 फ्रांस हो, जो भी उसने अपनी पूरी लाइफ में कर पाई हो, उसको एकदम से 18,000 का लोन लेना, उसको चुकाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो जब वो 36,000 का ये डायमंड का नेकलेस लेते हैं और फॉरेस्टर को वापस करके आते हैं, उसके बाद से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन पर कर्ज आ जाता है, उन पर लोन आ जाता है, जिसकी बाद से उनको क्या करना पड़ता है, जिसके बाद से उनका जो हस्बैंड होता है, क्लर्क होता है, उसको डे एंड नाइट वर्क करना पड़ता है। जो माटिल्डा होती है उसके घर से मेड्स हटा दी जाती हैं, क्योंकि मेड्स का पैसा बचाना होता है। अपने रूम में, अपने घर में वो लोग कम जगह में रहने लगते हैं, बाकी सारे रूम्स को रेंट पर दे देते हैं। और ये जो 18,000 फ्रांस का उन्होंने लोन लिया था, उसको बैलेंस करने में उनको 10 साल लग जाते हैं, और 10 साल की स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी पड़ती है उस 18,000 के लोन को वापस करने के लिए। जब 10 साल का वक्त बीत जाता है और जब वो वापस से नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो एक
एक दिन जब माटिल्डा वॉक कर रही थी तो वो अपनी उसी फ्रेंड को देखती है, यानी फॉरेस्टियर को देखती है जिससे उसने लोन लिया था, जो आज भी उतनी गुड लुकिंग थी, आज भी उतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी, आज भी उतनी यंग दिख रही थी। पहले तो जो फॉरेस्टियर है वो इसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, इसकी लाइफ बहुत अलग हो चुकी थी। लेकिन फिर माटिल्डा उसे बताती है दैट मैं वही फ्रेंड हूँ जिसने तुम्हारा नेकलेस लिया था। उसके बाद अब जब 10 साल बीत गए थे, माटिल्डा फॉरेस्टियर को पूरी स्टोरी सुनाती है कैसे तुम्हारे एक नेकलेस से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ये सुनकर जो फॉरेस्टियर है वो बहुत ही टच्ड फील करती है, एम्पैथी फील करती है, सिंपैथी फील करती है इनके लिए, और उनको बोलती है कि काश तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता, क्योंकि मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो 36,000 का नहीं था, वो रियल नहीं था, वो तो एक फेक नेकलेस था, एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जिसकी कॉस्ट 500 फ्रांस से ज़्यादा नहीं थी। और इस तरीके से जो कहानी है वो एंड हो जाती है, और इस कहानी के एंड होते होते हमें ये पता चलता है कि कैसे एक इंसान की लालच ने उसकी पूरी लाइफ को सडनली तबाह कर दिया, सडनली ख़त्म कर दिया। वो लालच क्यों थी? क्योंकि वो अपनी लाइफ के साथ उसे जो मिला है उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थी, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है द नेकलेस। आई होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भोली। भोली जो एक स्टोरी है, ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है जिसको लिखा गया है के अब्बास के द्वारा। इस कहानी में बताया गया है जो इम्पैक्ट होता है फैमिली का, उसके बिहेवियर का बच्चों के ऊपर, साथ ही साथ इसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी बताया गया है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सुलेखा, जिसको प्यार से लोग भोली बोलते हैं। ये एक बैकवर्ड चाइल्ड है जिसकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स है, इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्पेशल केयर इसको इसकी फैमिली से नहीं मिलती है। इस कहानी में सुलेखा के फादर का रोल प्ले करते हैं रामलाल। रामलाल एक बड़ी हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली से आते हैं, इनके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में जो 6 बच्चे हैं वो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, हेल्दी हैं, अच्छे गुड लुकिंग है। सिर्फ भोली ही है जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। तो बेसिकली इस कहानी में जो भोली होती है ना, भोली यंगेस्ट डॉटर है रामलाल की, सबसे छोटी बेटी है, और एक एक्सीडेंट होता है जब वो 10 साल की होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका जो दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड हो जाती है। और जब वो 2 साल तक की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स की वजह से पूरे शरीर के ऊपर पॉक मार्क्स आ जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत समय तक बोल भी नहीं पाती। और जब वो पहली बार एट द एज ऑफ 5 बोलती है तो वो स्टैमर करती है, यानी उसको बोलने में दिक्कत होती है, हकलाने लगती है। तो अब जो रामलाल होता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है कि आखिर भोली का क्या होगा, भोली के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कौन इससे शादी करेगा, कौन इसकी प्रॉपर केयर करेगा। क्योंकि जो रामलाल होता है उसकी वाइफ होती है वो भोली की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, वो जैसी घूम रही होती है उसे वैसे घूमने देते हैं और उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देते, उसको लगातार इग्नोर करते जाते हैं, जिससे जो भोली है उसका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लो होता चला जाता है और उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। अब जो रामलाल था उसके 7 बच्चे थे, जैसा हमने बोला था, बाकी 6 के 6 बच्चे बढ़िया कर रहे थे। जो भोली होती है वो 7 साल की होती है जब उनके स्कूल में क्या किया जाता है, जब भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया जाता है। तो प्राइमरी स्कूल में जो तहसीलदार आते हैं, ये एक ऑफिसर होते हैं, ये रामलाल को बोलते हैं तुम एक इतने रिस्पेक्टेबल इंसान हो तो तुमको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। ये सुनकर रामलाल थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि उस समय पर माना जाता था अगर आप बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो जो रामलाल होता है उसकी वाइफ बोलती है कि हमें अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन जो रामलाल है वो तहसीलदार की बात को भी मना नहीं कर सकता। तो रामलाल डिसाइड करता है कि वो भोली को स्कूल भेजेगा, क्योंकि भोली को वो प्रॉपर घर पर केयर वैसे भी नहीं दे पाते। तो वो बोलता है टीचर को ही इसकी केयर करने दो। तो वो इस टीचर को केयर करने के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगता है, भोली को स्कूल भेजने लगता है। भोली जब पहली बार स्कूल जाती है तो उसको थोड़ा डर लगता है कि कहीं उसके फादर उसे छोड़ ना आए, वापस लेने ना आए, क्योंकि ऐसा ही सेम चीज़ उसकी एक काऊ के साथ भी उसने होते हुए देखा था, काऊ को लोग ले गए थे और उसको बेच आए थे। तो भोली थोड़ी डरती है। जिस दिन भोली स्कूल जा रही होती है उस दिन उसे प्रॉपर तैयार किया जाता है, उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद से उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं वो किसी और अच्छी जगह पर जा रही है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो ऑलरेडी स्कूल में होते हैं। जो रामलाल जो होता है वो अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस यानी हेड मास्टर के हाथ में दे देता है। उसके बाद जो लेडी टीचर होती है ना क्लास में, वो भोली को बोलती है कि वो कॉर्नर में बैठ जाती है और फिर वो सबको पढ़ाने लगती है। अब जो भोली है, भोली थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड है, तो उसको चीज़ें सीखने में समय लगता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो बना रहता है। कुछ बच्चे भी होते हैं जो उसका इस बात का मजाक भी बनाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता है क्या सही है। 5 साल के बच्चे, थोड़ा बहुत भोली को खुशी भी मिलती है कि उसको अपने जैसे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल पा रहा है। ऐसे में फिर उसकी मुलाकात एक बड़ी काइंड हार्टेड लेडी टीचर से होती है, जो उसको बड़ी प्यार से ट्रीट करती है, बड़ी प्यार से उससे हर सवाल का जवाब पूछती है और उसको एनकरेज करती है बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, और उसको एक नई जिंदगी देती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है भोली लिखना पढ़ना सीखती जाती है, और जो विलेज होता है ये स्मॉल टाउन बन जाता है। जो प्राइमरी स्कूल था अब वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी दौरान फिर रामलाल को एक मैरिज प्रपोजल आता है उसकी बेटी भोली के लिए। वो मैरिज प्रपोजल होता है विशंबर नाथ का, जो एक अच्छा खासा ग्रोसर शॉप चलाता था, 40 की उम्र से भी ज़्यादा का इंसान था, और ये भोली के लिए रिश्ता भेजता है। रामलाल थोड़ा सा टेंस होता है कि क्या उसको ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि उसे ये रिश्ता करना चाहिए क्योंकि वैसे भी भोली से कोई और शादी नहीं करेगा। तो वो ये जानते हुए भी कि विशंबर नाथ बहुत बड़ी उम्र का है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि भोली की शादी करा देगा। फिर तो विशंबर नाथ जो था वो एक बड़ी फैमिली से आता था,
साथ, वो अपनी बड़े दोस्तों के साथ, बहुत सारी लोगों के साथ आता है उस वेडिंग में और बड़ी धूमधाम से वो वेडिंग हो रही होती है। रामलाल को यकीन नहीं होता था कि उसकी बेटी की वेडिंग, स्पेशली भोली की वेडिंग इतनी धूमधाम से हो रही है। तो रामलाल जब वेडिंग में पहली बार ब्राइड को देखता है, पहली बार भोली को देखता है और उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स, पूरे शरीर पर पॉक मार्क्स देखता है, तो वो सडनली शॉक्ड हो जाता है और फिर वो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर क्या करने लगता है, 5,000 रुपये की डिमांड करने लगता है। रामलाल को बोलता है अगर आप 5,000 रुपये मुझे डाउरी में दोगे तभी जाकर मैं क्या करूँगा, तभी जाकर तुम्हारी बेटी भोली से शादी करूँगा। रामलाल जैसे तैसे मैनेज करता है 5,000 रुपये और भोली के लिए वो विशंबर नाथ को दे देता है। लेकिन इस बार जब वो पैसे दे रहा होता है तो भोली उठती है और सडनली बोलने लगती है और ये पहली बार था जब वो बोलते हुए हकलाई नहीं थी, बिल्कुल स्टैमर नहीं की थी और उसने पहली चीज़ जो बोली थी कि मैं इस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूँगी। उसने बोला कि पहले तो मैं इस ओल्ड मैन से शादी करने को तैयार थी क्योंकि ये सिर्फ ओल्ड मैन था, लेकिन अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये बहुत ही ग्रीडी एंड मीन इंसान है और मैं ऐसे इंसान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। तो जब वो इतना सब बोलने लगती है तो ऑब्वियसली पुराना टाइम था तो पुराने समाज के लोग बोलने लगते हैं बिना सही गलत देखे कि कैसी लड़की है, कैसी शेमलेस लड़की है, कुछ भी बोली जा रही है। लेकिन भोली नहीं रुकती, भोली उन सभी चीज़ों का जवाब बहुत स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली देती है। रामलाल बहुत टेंस हो जाता है, अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके यहाँ पर ये दाग लग जाए कि बेटी की शादी नहीं हुई। लेकिन विशंबरनाथ एंग्रीली क्या करता है, उस पार्टी को लेकर वहाँ से चला जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद भोली अपने पिता को बोलती है, रामलाल को बोलती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत करो, भले ही मेरी शादी ना हो, मैं आप लोगों की देखभाल करूँगी, यानी आपके मम्मी पापा की देखभाल करूँगी और इसी हाई स्कूल में बाकी और बच्चों को पढ़ाऊंगी जिनको ज़रूरत होगी। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको 2 सीख मिलती हैं। पहली तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन होगा तो इंसान बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भोली जैसा एक डिसेबल चाइल्ड भी लाइफ में बहुत बड़े मकाम तक पहुंच सकता है। और दूसरी चीज़ कि हमें बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ डालनी चाहिए कि जैसे कि वो डाउरी ना लें, वो किसी और का मजाक ना उड़ाएं। और ये सब चीज़ें जब हो रही थी ना, जब भोली ये सब चीज़ें बोल रही थी, उस वक्त पर भोली के पास खड़ी उसकी टीचर जिसने उसे इतना लिखाया पढ़ाया था, वो शांत खड़ी सुन रही थी और कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि कैसे भोली की ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। दिस इज़ हाउ भोली की कहानी इज़। एंड ये कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये लिखा है क्लेयर बॉयको ने और ये एक बेहद ही बड़ा ही फ़नी सा प्ले है, बड़े ही मज़ेदार सा प्ले है, बहुत ही मजाक वाला प्ले है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, इसको लिखा गया है इमेजिनरी वर्ल्ड की सिचुएशन को इमेजिन करते हुए। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। एक कैरेक्टर का नाम है थिंक टैंक, एक का नाम है नूडल, एक का नाम है ऊप, एक का नाम है ओमेगा। और ये सभी जो क्रिएचर्स हैं, ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं, इन सबको हमने मार्शियन लिविंग बींग बोला है। मार्शियन लिविंग बींग यानी ये सब लोग जो हैं वो मार्स पर रहते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, अर्थ पर आएंगे और जानेंगे कि अर्थ पर लोग कैसे रहा करते हैं। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, हमारी इमेजिनरी होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्ले के साथ। तो प्ले की शुरुआत में बेसिकली क्या होता है, इनमें जो हेड होता है थिंक टैंक, ये जो थिंक टैंक है ये खुद को सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर समझता है और ये डिसाइड करता है कि हम लोग मार्स से क्या करेंगे, अर्थ पर जाएंगे और देखेंगे अर्थ के लोग कैसे वहाँ पर रहा करते हैं। अब ये जो थिंक टैंक जो होता है, इसको लगता है क्योंकि इसका एक बड़ा सिर है, इसका मतलब है ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसमें बड़ा सिर है तो सबसे बड़ा दिमाग है। और इसको हमेशा चाहिए होता है कि सब लोग इसकी तारीफ़ करें। तो जो भी इससे बात करने आता है, जैसे ऊप या नूडल, ये चाहता है वो सब इससे तारीफ़ करके ही बात करें। तो ये लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि अर्थ पर लोग कैसे रह रहे होते हैं और अर्थ के लोगों को ये लोग क्या बुलाते हैं, अर्थलिंग बुलाते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम अर्थ पर जाएंगे और जानेंगे कि अर्थ के लोग कैसे रहते हैं। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, ये सब लोग एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई होती है। लेकिन ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है ये किताब है। ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या होती है। तो ऐसे में जो थिंक टैंक होता है वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए बोलता है कि ये जो है ये सैंडविचेस है और अर्थ के लोग बहुत ज़्यादा सैंडविचेस खाते हैं, तो सबने इनको स्टोर करके रखा है। तो सबको लगता है हाँ भाई सैंडविचेस हैं। तो उन्हीं में से एक उनका जो मेंबर होता है जिसका नाम होता है सर्जेंट ऊप, वो बोलता है थिंक टैंक ने बोला सैंडविच है तो ट्राई भी कर लेते हैं। तो वो जाता है और एक किताब के कॉर्नर को खाने लगता है और जब वो किताब के कॉर्नर को खाता है तो उसको टेस्ट समझ नहीं आता। तो वो कहता है नहीं यार ये सैंडविच नहीं है। तो वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये फूड नहीं है, कुछ और है। कुछ टाइम के बाद जो नूडल होता है, अब देखो नाम कैसे कैसे है, थिंक टैंक, नूडल, ऊप। कुछ टाइम के बाद जो नूडल होता है वो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता हो, ईयर्स से कम्युनिकेशन, एक मोबाइल फ़ोन की तरह हो, या किसी आई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता हो। तो सब लोग कहते हैं चलो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इस किताब को ही पढ़ते हैं। तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं, किताब को पढ़ेंगे जो इनके हाथ में होती है। और ये जो किताब इनके हाथ में होती है उसका नाम होता है मदर गूस। ये वही छोटे बच्चों की किताब है जिसमें हम्टी डम्टी की पोयम दी गई है। तो इन लोगों को किताब में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो जब इनको किताब में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो ऐसे में जो नूडल होता है ये थिंक टैंक को बोलता है तुम्हें याद
याद है जब हम आ रहे थे मार्स से तो हमारी केमिकल डिपार्टमेंट ने हमको एक विटामिन की गोली दी थी, विटामिन पिल दी थी, जिसको खाते ही हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। तो अब टाइम आ चुका है कि हमें वो विटामिन की पिल खानी चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए, सो दैट हम ये जो सैंडविचेस हैं यानी बुक्स हैं इनको पढ़ सके। तो ये सब लोग क्या करते हैं, जो अपने साथ विटामिन पिल लाए थे अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए, उस पिल को खा लेते हैं और उसके बाद जो ऊप होता है वो बुक को पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे जो ऊप होता है वो किताब को पढ़ने लगता है, तो वो बच्चों की किताब थी, उसमें बच्चों की कहानियाँ थी। बच्चों की कहानियों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है मज़े के लिए, तो ये लोग उन चीज़ों को मज़े में नहीं लेते हैं, उनको सीरियस लेने लगते हैं कि यार ये तो सीरियस बातें हैं और इससे इनको लगता है यार कुछ तो परेशानी आने वाली है। तो ऐसे में जो थिंक टैंक होता है ये अपनी पूरी मार्शियन टीम को बुलाता है और कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है अर्थलिंक्स के बारे में, अर्थलिंक्स यानी अर्थ पर रहने वाले लोगों के बारे में, और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें अर्थ पर और आगे नहीं जाना चाहिए, हमको आगे इन्वेशन नहीं करना चाहिए, हमको वापस से चला जाना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या था, जो ऊप था उसने एक पोयम पढ़ी थी जिसका नाम था हम्टी डम्टी। अब पोयम में तो ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाए थे, लेकिन उस पोयम में एक इमेज बनी हुई थी हम्टी की, एक पिक्चर बनी हुई थी हम्टी की, जो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह लगती थी। तो इन सबको लगने लगा और थिंक टैंक को भी लगने लगा कि शायद अर्थ के लोग थिंक टैंक को पहचानने लगे हैं, जबकि वो असल में थिंक टैंक नहीं था, हम्टी था। लेकिन थिंक टैंक को लगा कि शायद अर्थ के लोग थिंक टैंक को पहचान गए हैं और अब वो लोग थिंक टैंक को मार देंगे, जैसे ही वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको मार देंगे। तो वो डिसाइड करता है कि हमको तुरंत से तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, और वहाँ से वो लोग उसी किताब को वैसे के वैसा छोड़कर वहाँ से क्या कर लेते हैं, वापस मार्स की तरफ निकल लेते हैं। और ऐसे हम बोलते हैं कि एक किताब की मदद से, एक छोटे से बच्चों की किताब की मदद से, नर्सरी राइम की किताब की मदद से हमने हमारे अर्थ को सेव किया मार्स के लोगों के आने से, मार्स के लोगों के आने से, इन क्रिएचर्स से हमने हमारे अर्थ को सेव कर लिया। तो ये बेसिकली बड़ी फनी सी स्टोरी थी, बड़ी मजाकिया स्टोरी थी। मैंने जब पढ़ा था मुझे बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, आई होप सो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, बुरा ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आधे अधूरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। जो आधा अधूरा ज्ञान ये मार्स वाले लोग लेकर आए थे, इससे क्या हुआ, इनको खाली सिर्फ नुकसान हुआ है। दिस इज हाउ ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है, और दिस इज हाउ जब ये चैप्टर एंड होता है तो हमारी ये पूरी बुक की वन शॉट वीडियो भी एंड हो जाती है। आई होप सो आपको ये सभी चैप्टर समझ आए होंगे। इसके बाद आपको बस एक काम करना है, वो एक काम क्या है, आप समरी समझ गए हो, आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर को रीड कर लेना है, याद नहीं करना है, खाली रीड करना है, सो दैट आपको दो चीज़ें हो जाएगी। आपको एक चीज़ पता चल जाएगा आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल जाएगा कितनी समरी आपने समझी है और कितना आपको अभी समझना बाकी है। अगर आपको नहीं समझ आए एक बार में तो दूसरी बार इसी वीडियो को देख लेना, लेकिन इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर की हर एक डिटेल को मैंने जो चैप्टर एग्जाम में आ सकता है, जो डिटेल एग्जाम में आ सकती है, उसको कवर किया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।